देखिए मेरा प्यारा बच्चा, हम लोगों को डीएनए ब्लॉक एलिमेंट का जो थर्ड लेक्चर है, उसी थर्ड लेक्चर के कंटेंट की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब कई सारी बातें हम लोगों ने सीखी थी, देखिए वैसे तो जो मैं कंटेंट बताने जा रहा हूँ वो है तो लगभग मान के चलिए 4 मिनट का। मैं 3-4 मिनट में एक बात बोलूँगा, एक स्टेटमेंट लिखाऊंगा, आपका आंसर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपरली इसको समझने के लिए मुझे देना पड़ेगा लगभग 18 से 20 मिनट। तो अब आप उस चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जो आंसर बोलूं उसको आप रटें, रटने की जगह पर आपको वो समझ में आए, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं बिल्कुल बेसिक से चालू करूंगा, ठीक है? ध्यान सुनिए। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा, मेरे सामने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मालूम होगा, शायद कॉन्सेप्ट आसान है। वो कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। जरा मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाइएगा हमें। मान के चलो कि तुम्हारे सामने एक रिएक्शन लिखी है, जैसे हमने लिखा ZNO, इसके अंदर हमने कार्बन डाल दिया और इसने क्या बनाया, जिंक प्लस CO बना दिया। क्लियर है? अब आपको मालूम है कि ZNO से जो जिंक है यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। सिंपली बता सकते हो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो यहाँ पे मेरा प्यारा बच्चा ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लगता चाहे भले ही कुछ चीज़ तुम्हें आसान हो, लेकिन बड़ा दरवाजा एक लोग के पीछे बंद कर दो। अच्छा, लगता तुम्हें भले वो चीज़ आसान हो, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हिस्सा तो रहता ही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सुनते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जब क्वेश्चन की फॉर्मेट में जाओगे तो तुम खुद देखोगे कैसे कंफ्यूजन होता है। अभी मैं चीज़ों को क्लियर करता हूँ। अब आपको मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि बताओ यहाँ पर विच इज ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तब हम बोलते थे कि ऑक्सीडाइज कार्बन हो रहा है। मैं पूछता था कि बताओ कौन रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोलते थे जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता था मेरा प्यारा बच्चा जो जिसका रिडक्शन हो रहा है। उल्टा होता था, सभी लोग 10th में पढ़ते थे कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, मतलब एक तरीके से जो रिड्यूस हो रहा हो। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ZNO जो ऑक्सीजन देता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो उल्टा पैटर्न होता था जो ऑक्सीडाइज होता था, मतलब कार्बन। ये एक बेसिक अप्रोच था, हमें इस अप्रोच पर जाना भी नहीं, ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये जो शब्द थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिमाइंड कराने के लिए हमने इस पॉइंट को दोबारा आपके सामने लाके रखा है। ठीक है, अब यहाँ तक की जब बातें आप लोगों को लगभग आइडिया लग गया, तो एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट लाके देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो 2 वर्ड हमने आपको याद कराए थे, एक वर्ड था लियो और एक दूसरा वर्ड था जिसे बोलते थे जर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को किस नाम से जानते थे मेरा प्यारा बच्चा, रिडक्शन के नाम से जानते थे। 2 तरीके की प्रोसेस होती थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये चीजें सिंपल है, कोई नई चीज नहीं चल रहा है, मैं धीरे धीरे चीजों को जोड़ता चलूंगा। ठीक है, कंटेंट पे। अब यहां पर मैं कुछ बातें बोलूंगा, मुझे एक बात बताओ जरा, मैं अगर कहता हूं कि ये जो फला चीज है ए, ये जो ए है, ए जो है इसका नेचर जो है, ये क्या नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। जिस चीज की जरूरत तुम्हें पड़ेगी इस चैप्टर में, मैं कहूं कि इसका नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो क्या बताएगा इस बात का क्या मतलब निकल के आता है। ए जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसका क्या मतलब निकल के आता है, ए इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ए ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, इसका ये मतलब पता चल रहा है कि, ध्यान से सुनो मेरी बात, ए ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, इसका ये मतलब पता चल रहा है कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का नेचर रखता है ना। मतलब यहां से सब ये निकल के आता है कि ये ऑक्सीडाइज अदर, ये दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज अदर, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब खुद में क्या करेगा, खुद में रिड्यूस होगा, इटसेल्फ, वो खुद में क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, खुद में इजिली क्या होगा, रिड्यूस होगा। जो खुद में इजिली रिड्यूस होगा वही तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। और इजिली रिड्यूस अगर इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में बताएं तो हम बोलेंगे कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। वो क्या करेगा, वो इजिली इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, दैट विल इजिली गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब अगर हम मान के चलो किसी के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे ये बताना है कि नहीं यार ये जो स्पीसीज है, जैसे यहाँ क्वेश्चन ऐसे आता है Cr2+ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कमेंट ऑन दिस, कि आप कमेंट करो कि Cr2+ गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्यों है।
तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आया कि ये पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर स्पीसीज गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब समझ के आता है क्या होता है? गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब है कि ये खुद में रिड्यूस होगा। तो तुम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में सोचना होगा तुम्हें। हम अगर कहें कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, इसका मतलब वो क्या करेगा? इजिली गेन करेगा कि इजिली लूज करेगा? इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तुम्हें ये जोड़ के शब्द लाना पड़ेगा वहां पे, और ये फिर बाद में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बिल्कुल बच्चों की तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। अब हम बात यहाँ पर दूसरा करते हैं कि अगर हम कहें कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है ये किस नेचर का है? ये है रिड्यूसिंग नेचर का। दिस इज रिड्यूसिंग नेचर। ये किस नेचर का है मेरा प्यारा बच्चा? रिड्यूसिंग नेचर का है। तो फिर से वही चीज कि अगर कोई भी चीज रिड्यूसिंग नेचर का है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो रिड्यूस करेगा अदर को, दैट रिड्यूस अदर, वो दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दूसरों को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब कि वो क्या होगा? इटसेल्फ इजिली ऑक्सीडाइज, वो खुद में इजिली क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। और खुद में इजिली ऑक्सीडाइज होने का मतलब वो इजिली क्या करेगा मेरा बच्चा? लॉस ऑफ इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। लगभग यही सब बातें निकल जाती हैं। चीजें आसान है। पहले तो मैं इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, पहले बुक के क्वेश्चन कराता हूं कि भाई वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर मैं नए कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। क्लियर है? ये अच्छी चीजें हैं जो पढ़ रहे हो, उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है, इसलिए चीजें बहुत आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं लिखने की। जैसे मैं बुक के पहले एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं कि कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है जो भी मुझे ठीक ठाक क्वेश्चन लगेगा आपकी बुक का, वो मैं पहले इससे रिलेटेड बता दूंगा। एक तो दिख गया है, दूसरा पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिखा है, दूसरा क्वेश्चन देख ले रहा हूं। चलो देखो, अब जैसे क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8.7। क्वेश्चन नंबर 8.7 अगर आप बुक अपनी देखोगे तो बुक में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें से ऑप्शन दिया गया है एक Cr2+ एंड Fe2+, Cr2+ एंड Fe2+, और फिर वो कह रहे हैं एंड वाई, और आपको एक्सप्लेन करना है दूसरा वाई। मुझे एक बात बताओ फिर से बेटा, आप बातें ना करना, नहीं तीनों को अलग अलग बैठा देंगे। ठीक, मैंने आपसे ये कहा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग नेचर रखता है, ये हुआ ना। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो अच्छा रिड्यूसिंग नेचर रखे। तो अब आपको ये पता करना है कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या देखना होगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कौन इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। यही चीज तो रिलेट कर लिए। अब पहले आप इलेक्ट्रॉन को लूज करके देख लीजिए। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया Cr2+, तो Cr2+ अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cr3+ में। क्लियर? और अगर Fe2+ ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में। अब किसने इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज किया? जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करेगा वही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कैसे जानेंगे कौन इजिली लूज करेगा? वो कन्फिग्रेशन से आइडिया लगेगा। अब तुम कन्फिग्रेशन करिए। Cr2+, नॉर्मल क्रोमियम का होता है 4s1 3d5, दो निकलेंगे तो 3d4, इसका कन्फिग्रेशन क्या है? d4। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कन्फिग्रेशन क्या बनाएगा? d3। इसकी अगर मैं बात करूं 4s2 3d6, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या है? d6, और ये लूज करने के बाद क्या बनाएगा? d5। अब हमें बताओ d5 और d3 में से कौन स्टेबल कन्फिग्रेशन है? d5। और मैंने क्या कहा था कि अगर आप खुद ही जान सकते हो कि किसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है? और Fe के लिए, मतलब Fe जो है वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो d5 कन्फिग्रेशन पाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया? ध्यान दो बेटा, अगर आप यहाँ पर Fe को देखो, Fe2+, वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वो इजिली इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज करेगा? क्योंकि जब वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो d5 कन्फिग्रेशन पाएगा, जबकि क्रोमियम जो है वो d3 कन्फिग्रेशन पा रहा है। d3 और d5 में कंपेयर करें तो d5 मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन है। क्योंकि मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन है इसलिए Fe2+ कैन इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई Fe2+ वर्क एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपेरिजन टू दीज टू। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका आंसर आ जाएगा कि Fe2+ विल, ऐसे लिखोगे, Fe2+ विल लूज मोर इजिली इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बिकॉज आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब वो आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन गेट स्टेबल कन्फिग्रेशन, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन गेट स्टेबल कन्फिग्रेशन, उनको क्या मिल जाता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाता है। ये बात दिमाग में बैठा। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है,
जब ये कभी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो थ्योरी में भले मत कुछ लिखना, तुम ये कन्फिग्रेशन जरूर लिखना। तुम कन्फिग्रेशन लिख के 2 लाइन लिखोगे ना तभी पूरे नंबर मिलेंगे, और तुम पूरी थ्योरी लिखोगे और ये कन्फिग्रेशन वाला हिस्सा नहीं लिखोगे तब नंबर कटने के चांस है। इसलिए आप कन्फिग्रेशन पार्ट में भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। क्लियर है? अब इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन एडअप करता हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन, बेटा ये 1000 बार बोला गया है कि वो केवल फर्स्ट सीरीज ट्रांजिस्टर सीरीज की बात होगी, 3D सीरीज की। और 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर, वो तुम्हें सब याद होना चाहिए। दिया होता है जनरली, लेकिन वो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन होता है इनमें नहीं दिया होगा, इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जरूरत पड़ती थी लेकिन वहाँ दिया होता था, लेकिन एक लगभग 8-10 एलिमेंट उनको तो याद ही कर सकते हो कम से कम, तो उतना तो याद करना जरूरी भी। अब इसी में मैं क्वेश्चन आपकी बुक का एक दूसरा करा दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन को देखिए पहले, जिससे जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे एक आइडिया थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि YCr2 is reducing, y is Cr2 plus reducing, y is Cr2 plus reducing, Cr2 plus जो है वो reducing नेचर रखता है, y Cr2 plus is reducing and और दूसरा क्या दिया गया है मेरा प्यारा बच्चा, Mn2 plus ऑक्सीडाइजिंग नेचर। Mn2 plus नहीं होगा, आई थिंक 3 plus होगा, Mn3 plus ऑक्सीडाइजिंग नेचर। even both have D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये भी क्वेश्चन ठीक है, बुक का है, मैंने कई बार देखा है एग्जाम में आता हुआ। तो अब जरा यहाँ पर भी देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था। अभी इसमें 1-2 चीज और आएंगी। एक जो कठिन क्वेश्चन आता है M0 करके, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बोले यहाँ पर अब जरा हमको बताओ, Cr2 प्लस रिड्यूसिंग नेचर है, Cr2 प्लस जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है, Mn2 प्लस है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दोनों का D4 कन्फिग्रेशन है, लेकिन Cr2 प्लस रिड्यूसिंग नेचर शो करता है और Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। जरा हमें बताओ, अगर Cr2 प्लस रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में वो क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में अगर वो रिड्यूसिंग नेचर है तो दूसरों को रिड्यूस कर रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। मतलब हमें उस तरीके से लिखना होगा लैंग्वेज। मतलब हमें लिखना क्या होगा कि Cr2 प्लस इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन। इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन का मतलब Cr3 प्लस और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कन्फिग्रेशन अगर इसका हम देखेंगे, इसका कन्फिग्रेशन है D4, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो D3। और आपको मालूम है D4 के कंपैरिजन में D3 स्टेबल कन्फिग्रेशन है। पिछली क्लास में बोला था D4 के कंपैरिजन में D3 स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो कहीं ना कहीं लूज करना उसके लिए आसान है, ऐसा नहीं कि कठिन है उसके लिए लूज करना आसान है, क्योंकि वो D4 से जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो D3 कन्फिग्रेशन पता है, और D3 कन्फिग्रेशन इज अ स्टेबल कन्फिग्रेशन, दैट्स व्हाई Cr2 प्लस कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन। और वो इजीली जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है मेरा? मतलब वो इजीली रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर सकता है। पहली बात। जो डाउट आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब अगला देखो, Mn3 प्लस को क्या बोलना है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो यहाँ पर हम Mn3 प्लस लिख दे रहे हैं, ये दिस इज द Mn3 प्लस। Mn3 प्लस का कन्फिग्रेशन भी D4 होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब गेन इजीली करेगा। और गेन इजीली क्यों करेगा? गेन इजीली इसलिए करेगा क्योंकि गेन करने के बाद D5 कन्फिग्रेशन पा रहा है। क्या वो गेन नहीं करेगा Mn3 प्लस? बिल्कुल गेन करेगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्योंकि गेन करने के बाद वो D5 कन्फिग्रेशन पा रहा है। ठीक है, तो बुक में जब ये क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? आप क्वेश्चन का आंसर इसलिए लिखोगे कि जो Cr2 प्लस होता है, Cr2 प्लस, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एक मिनट के, हाँ, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के आप क्या बोलोगे कि Cr2 प्लस जो होता है, Cr2 प्लस वो रिड्यूसिंग नेचर रखता है, बिकॉज इट कैन इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन आफ्टर, बिकॉज आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल गेट द एक्स्ट्रा स्टेबल D3 कन्फिग्रेशन। और वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा रखता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा रखता है? क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, क्योंकि गेन करने के बाद वो क्या पा जाता है? D5 कन्फिग्रेशन पा जाता है। ये तुम लिखोगे कॉपी में, ये तुम लिखोगे बोर्ड की कॉपी में। ठीक है, ये होगी बात नंबर 1। बात नंबर 2, अब मन की वो बात जो मन में खुरी आ रही होगी कि सर अच्छा हमें एक बात बताओ, दोनों का कन्फिग्रेशन तो D4 था, दोनों का कन्फिग्रेशन D4 था, ठीक है, तो इसको भी गेन करा दिए होते भाई, इसको गेन करा दिए होते तो D4 से D5 हो जाता, और D5 हो जाता तो D3 से तो D5 ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है। मेरी बात समझ, लिखोगे क्या? वहां मैंने एंडिंग कर दिया, तुम्हें जो दिया था तुम उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, जो क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख करके अपनी बात खत्म कर दोगे। लेकिन अब तुम्हारे मन में जो आ रहा है कि सर आपने कहा अच्छा वो गेन करेगा इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, और गेन इसलिए करेगा क्योंकि वो गेन करने के बाद D5 कन्फिग्रेशन पा रहा है, तो गेन करने के बाद तो ये भी D5 कन्फिग्रेशन पा जाता ना, और D3 के कंपेरिजन में तो स्टेबल था। लेकिन अब एक जरा बात बताओ हमको, जब मैं गेन करने की बात बताऊं तो गेन करना इसके लिए ज्यादा आसान है कि इसके लिए ज्यादा आसान है? कैसे?
इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इस पर +3 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है। कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा? +3 वाला। जिस पर +3 चार्ज है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसलिए उसके लिए गेन करना ज़्यादा आसान था, उसके लिए लूज करना ज़्यादा कठिन था। और इसके लिए क्या है, इसके लिए लूज करना आसान है, गेन करना थोड़ा सा कठिन है, चार्ज कम है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर के बेसिस पे चलेगा। आप दूसरी अप्रोच एक बात तुम्हारे दिमाग में आ भी सकती है, लेकिन आपको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना होगा, जो एग्जाम में दिया है तुमको उस अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड करना होगा। मेरी चीज क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? उसने गेन करना क्यों पसंद किया? क्योंकि एक तो +3 चार्ज था, +3 चार्ज बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करके स्टेबल कन्फिगरेशन पा लेगा। ये भी गेन कर सकता था, लेकिन +2 चार्ज उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पा रहा है, इसलिए वो लूज करना ज़्यादा पसंद कर लिया, और लूज करके भी उसको स्टेबल कन्फिगरेशन मिला है। तो इसलिए इसने लूज करना पसंद किया, उसने गेन करना पसंद किया। जब ये लूज करेगा तो रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, वो गेन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। ये बात समझ में आया? तो पहला जो अभी हमने एक टॉपिक बताया है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। आपकी बुक के हमने 2 क्वेश्चन बताए, इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ तक की एंडिंग हुई। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा गौर करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पर नहीं होगा, मैंने ग्रुप पे देख के डाला है कि नहीं। मैं क्वेश्चन लिखा देता हूँ, क्योंकि आपकी बुक में वो क्वेश्चन है नहीं। देखिए बुक में है क्या? चलो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सुनिए। चलिए क्वेश्चन दिख गया। जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेटा कुछ इस तरीके से 8.4 वाला देखिएगा जरा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि y, इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि इसको तुम लोग रटते हो, इसको ही समझना है मेनली। अभी तक तो समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। लिखा है E0 M2 + 2m, E0 M2 + 2m, वैल्यू फॉर कॉपर, ठीक है, इज पॉजिटिव, ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है कितनी? 0.34 वोल्ट, ठीक है। फुल स्टॉप का लिखा है व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। इसके लिए पॉसिबल रीजन क्या है? फॉर दिस। और नीचे इन्होंने हिंट लिखा है, और हिंट क्या लिखा है? कंसीडर हाई एटमाइजेशन वैल्यू। हम अभी हिंट के हिसाब से भी चलेंगे, नहीं तो दूसरे हिसाब से भी चलेंगे। एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये क्वेश्चन पे तुम्हें ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप बुक में पढ़ते हो या कोई पढ़ाता भी है तो अलग अलग तरीके से बताता है। मैं सारी अप्रोच बताता हूँ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कंप्लीट करता हूँ। इस क्वेश्चन में एक्चुअली डेटा नहीं दिया गया है, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके, कल मैंने वहाँ कराया था तो मैंने डेटा लिखवाया था हम लोगों को, तो डेटा भी क्वेश्चन में दिया रहता तो ज़्यादा सही था। चलिए मैं डेटा की बेसिस पे भी चीज़ों को ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें डेटा भी लिख लो। डेटा यहाँ पर वो 0.34 है, 0.2 लगभग जो डेटा है 0, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में डेटा दिया होगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ जिससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट समझ में आए। -2121 किलोजूल पर मोल, ये वो पहला। दूसरा दिया है डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन, वो कितना दिया गया है? 339 किलोजूल पर मोल। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा क्या दिया गया है? पहली आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और वो कितनी दी गई है? 745 किलोजूल पर मोल, 745 किलोजूल पर मोल। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है मेरा बच्चा, वो क्या दी गई है? 1960 किलोजूल पर मोल। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैं अभी लिखवाऊंगा, ये एक्सप्लेनेशन 3 तरीके से लिखवाऊंगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक्सप्लेनेशन नंबर 3। आप इसे चाहे तो आंसर लिख सकते हो कि आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। आप जहां कहीं भी जाओगे इनमें से कोई एक एक्सप्लेनेशन पे आपसे बातें की जाएंगी, ठीक है। जो बोर्ड की कॉपी में लिखोगे वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा कि बोर्ड की कॉपी में क्या लिखोगे, ठीक है। इसलिए मैं तीनों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी कुछ टीचर तीनों में से कोई एक एक्सप्लेनेशन बता देते हैं, या कोई रेफरेंस या कॉपी में कोई एक लिखा है तो मैं दूसरा ढूंढने में मिल जाएगा, इसलिए तीनों बातें करता हूँ, ठीक, ध्यान से। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को समझने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहता था। एक बात हमें बताओ, शायद तुम लोगों ने रेडॉक्स चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा होगा, वहां पर एक था आपके सामने जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुनिए हो कभी? सुने हो? रेडॉक्स में भी था और नहीं रेडॉक्स में था, अभी जो चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें भी था।
मैं टेबल की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अगर मैं मुद्दे की बात करूँ तो यहाँ अलग अलग एलिमेंट लिखे होते थे। वहां पर लिखा होता था लिथियम, लिथियम के आगे जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होता था, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे जानते थे, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लिथियम प्लस से वो लिथियम में कन्वर्ट हो रहा था, उसकी वैल्यू क्या होती थी, -3.01 के आसपास। और ये भी बोला जाता था कि नीचे आने पे रिड्यूसिंग पावर जो होती है, नीचे आने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, नीचे आने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, वैसे 11th में तुम ऐसे पढ़ते थे कि अगर 3-4 की रिडक्शन वैल्यू दी हो, जिसकी रिडक्शन वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव हो उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा है। शायद एक दो बार ये याद करवाया गया तुमको। मतलब हम बोलते थे 3-4 अगर स्पीसीज लिखे हैं, 3-4 स्पीसीज में से बोला जाए किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो जिसके ई नॉट रेड की वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव होती थी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती थी। पहली बात, मतलब इनडायरेक्टली तुम एक बात ये याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो कि ई नॉट रेड, रेड का मतलब होता है M2+2M, ठीक है। ई नॉट रेड वो वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव होगी, जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा, ठीक है। पहले तो ये पढ़ने बाद बताओ। अब हमें बताओ, ये रिड्यूस वो ई नॉट रिडक्शन दिया था, यहां पर भी जो दिया है ये भी तो ई नॉट रिडक्शन दिया है। ई नॉट रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2+M में कन्वर्ट हो रहा है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो रिड्यूस हुआ होगा। और ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू यहां पर क्या दी गई है, पॉजिटिव, पॉजिटिव दी गई है, तो उसका क्या ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। बस थोड़ा सा आया, कंफ्यूज होना चालू होगा। ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि हमने बोला था कि ई नॉट रेड जितना ज्यादा निगेटिव हो तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव होगी ई नॉट रेड तो रिड्यूसिंग पावर बहुत कम, बहुत कम का मतलब ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये बात समझ में आया। मतलब कहीं ना कहीं हमको ये मालूम है कि ई नॉट वैल्यू की अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, समझ में आया। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हम एक पहला कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं कि ई नॉट M2+2M इज पॉजिटिव, ठीक है। वो पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग पावर इज ग्रेटर, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या है मेरा बच्चा, गुड। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ M की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या है, गुड, वो ज्यादा अच्छी है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा अच्छी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, फिर वही चीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर है उसके पास तो खुद क्या होगा, गेन करेगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरों को आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद इजीली क्या करेगा, गेन करेगा। तो मतलब वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, और अगर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तभी उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो पहला आप आंसर इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो देखो कैसे, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये प्रूफ करने के लिए कन्फिगरेशनल पार्ट पे जा सकते हो। किसकी बात कर रहे थे, कॉपर की ना, तो वहां पर मतलब कॉपर में हम कन्फिगरेशन लिखते हैं Cu2+, इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब क्या लिखना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा। और पहले कन्फिगरेशन क्या होगा, यहाँ पे कुछ पता है आइडिया क्या होगा कन्फिगरेशन, कॉपर का कन्फिगरेशन क्या होता है, 4s1 3d9, और 4s1 3d9 में से 2 निकल गए हैं तो ये 3d8 होगा, है ना। और यहाँ पर कन्फिगरेशन कॉपर का क्या हो जाए, केवल कॉपर का 4s1 3d10। अब जरा हमको देखो, यहाँ पर d8 कन्फिगरेशन था और यहाँ पर क्या था, d10 कन्फिगरेशन था। तो क्या कॉपर इजीली इलेक्ट्रॉन को, कॉपर आयन जो है Cu2+, क्या Cu2+ इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाँ गेन करेगा। क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू d10 कन्फिगरेशन, मतलब जो कि स्टेबल कन्फिगरेशन है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है तो ई नॉट एम की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, अगर रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है तो निगेटिव होती है। ये पहला एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये लिखना नहीं होता एग्जाम में, ठीक। आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर ये भी कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरीके से भी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जरा समझो। दूसरे कॉन्सेप्ट में मैं उल्टे की बात करूंगा, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन के लूज की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन के लूज की बात करूंगा। ये कॉपर था, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज किया का मतलब Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान देखो क्या क्या हुआ है, जरा इस प्रोसेस के दौरान देखो। आंसर तो मैं 2 लाइन में नीचे लिख दूंगा, आपको वही रटना होता है और वही रट के लिख देते हैं, आपको नंबर पूरा मिल जाता है, लेकिन वो समझने के लिए पूरा समझाया। कॉपर के अभी मैं लॉस की बात कर रहा हूं, ये एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, मैं अभी लॉस की बात कर रहा हूं। लॉस में क्या हुआ होगा, पहले सॉलिड, जो कॉपर सॉलिड का मेटल था, पहले तुम्हें उसको कन्वर्ट करना पड़ा होगा,
किस में उसे कन्वर्ट करना पड़ा होगा तुम्हें, उसे गैस में कन्वर्ट करना पड़ा होगा। मतलब कॉपर मेटल से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, गैसेस फॉर्म में जब होते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए याद करो क्लास 11th में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होता था, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब उसकी डेफिनेशन होती थी तो वहां पर लास्ट में एक वर्ड जोड़ दिया जाता था। क्या शब्द जोड़ा जाता था? फॉर आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम सभी इसीलिए जोड़ा जाता था कि जब तक वो एटम गैसेस फॉर्म में नहीं होगा तब तक आयनाइजेशन एनर्जी अच्छे से नहीं कैलकुलेट करोगे। मतलब किसी की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो पहले उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब हमें अगर कॉपर सॉलिड जो है उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉपर गैसेस फॉर्म में, मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ, मुझे अगर कॉपर गैसेस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है तो बताओ कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? उस एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यह शब्द अभी पिछली क्लास में यूज किया है मैंने। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं? कि कोई भी सब्सटेंस को अगर तुम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो पहले अगर कॉपर जो मेटल था उसको तुम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड एनर्जी, तब जाके वो पहले वो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक, कन्वर्ट हो गया गैस में। अब तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहले तुम क्या करोगे कि भाई इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे। पहला इलेक्ट्रॉन अगर तुमने निकाला तो Cu+ में कन्वर्ट हो गया और यहां पर लगी क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फिर तुमने इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब तुमने निकाला इसमें से तो उसमें यूज क्या हुई? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी यूज हुई। ठीक है। अब अगर ये आयन जो है वो पानी के साथ इंटरेक्ट करता है, इफ दिस आयन, अगर एक्वस में बात करूं, इफ दिस आयन, अगर ये आयन जो होता है वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है विद वाटर। अगर ये वाटर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, तो क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये शब्द थोड़े थोड़े यूज हुए हैं कॉपर वाला जो क्वेश्चन कराया था। कॉपर प्लस आयन पानी के अंदर अनस्टेबल होता था। क्यों अनस्टेबल होता था? कॉपर आयन एक्वस मीडियम में जब पानी के साथ जाता था तो इंटरेक्ट करता था, इंटरेक्शन से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती थी। वही हाइड्रेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी का काम करने लगता था, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता था। अब जरा इस पूरी प्रोसेस के दौरान तुम ये देखो, ये है रिक्वायर्ड वैल्यू। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तुम्हें चाहिए होती है, तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। ठीक है। ये प्रोसेस कब हो जाएगी? ये प्रोसेस तब आसानी से हो जाएगी। अब ध्यान सुनो बेटा, अब लिखो मत। ये प्रोसेस तब आसानी से हो जाएगी जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, अगर वो एनर्जी रिलीज रिक्वायर्ड की वैल्यू को कंपनसेट कर ली जाएगी। मतलब जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो इतनी ज्यादा है कि रिक्वायर्ड वाले से भी ज्यादा है। रिलीज अमाउंट जो था वो मान चलो है 1000 जूल, 1000 जूल, और जो इन तीनों की रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 900 के आसपास है। मतलब कहीं ना कहीं रिलीज ज्यादा है तो वो उसको कंपनसेट कर लेगा, मतलब वो फिर लूज हो जाएगा आराम से। कब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लूज होगा? इलेक्ट्रॉन कब आसानी से नहीं लूज होगा? इलेक्ट्रॉन आसानी से कब लूज नहीं होगा इस प्रोसेस में? इनके रिस्पेक्ट बताओ। जब ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी, ध्यान दो, आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनकी जो कंबाइंड रिक्वायर्ड एनर्जी है वो वैल्यू ज्यादा हो जा रही है हाइड्रेशन से। मतलब हाइड्रेशन उसकी कमी को, वो जो जरूरत उसकी पूरा नहीं कर पा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन निकले या ना निकले उसको इनके रिस्पेक्ट में तुम्हें एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? देखिए जो क्वेश्चन था, देखो इसमें हिंट यही सब यूज किए गए, एटमाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। उनको आयनाइजेशन एनर्जी भी यूज करना चाहिए था, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी भी एक अच्छा और एडवांस कॉन्सेप्ट था जिससे मैं आंसर को और एक्सप्लेन कर ले जाता। लेकिन अब तुम ये क्या बता सकते हो? जरा हमको बताओ, अगर खाली इन दोनों के रिस्पेक्ट में बोलना हो, ये है रिलीज एनर्जी, ये है रिलीज एनर्जी, और ये क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर रिलीज एनर्जी रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। अब हमें बताओ, अगर हम ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है तो इनके रिस्पेक्ट में क्या बात निकल के आएगी? इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है इसका मतलब क्या है इनके रिस्पेक्ट में? वैल्यू वर्ड बोलिए, रिलीज एनर्जी कहते क्या है? तब हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, जो रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है, दैट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब दैट हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज। क्लियर है? और अगर हमको ये उल्टा बोलना है, हमें क्या उल्टा बोलना है कि इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं रिलीज हो रहा है, अगर हमें ये बोलना है इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं हो रहा है, तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, जो अमाउंट ऑफ रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, उनसे क्या है? कम है, तो पूरा नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये बात क्लियर है? अब हमें एक बात बताओ, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा कि नहीं? ये बताओ, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज होगा कि नहीं? पॉजिटिव का मतलब
इजीली लूज होगा कि डिफिकल्टी से लूज होगा, क्या होगा? यहाँ कुछ लिखा था सर, इजीली लूज होगा कि इजीली क्या होगा? पहले वो समझ लो, पहले अच्छे से समझ लो, ठीक। इसीलिए मुझे कोई जल्दी नहीं, एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, मुझे कोई लास्ट लेक्चर है। हमें लूज के रेस्पेक्ट में बताओ, इजीली लूज होगा कि डिफिकल्टी से लूज होगा? डिफिकल्टी से लूज होगा ना। इजीली गेन होगा मतलब लूज डिफिकल्टी के साथ होगा, ये बात निकल के आई, क्योंकि यही तुमने जोड़ा था। मतलब अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, फिर से समझो कैसे जोड़ोगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती थी तो मतलब इसका कौन सा करेक्टर ज़्यादा है? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ज़्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर का ज़्यादा है मतलब खुद इजीली रिड्यूस होगा, खुद इजीली रिड्यूस होगा मतलब खुद इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, तो वो लूज क्यों करना चाहेगा? मतलब लूज तो डिफिकल्टी के साथ होगा ना। और जब ये वर्ड निकल के आ गया ना डिफिकल्टी के साथ लूज होगा, तो तुम ये लैंग्वेज पकड़ लोगे। क्या लैंग्वेज पकड़ लोगे कि इन दिस केस, इन द केस ऑफ कॉपर, मैं आंसर लिख रहा हूँ ऊपर वाले का, अब मैं उस वाले का आंसर लिख रहा हूँ। क्या बोलोगे? इन केस ऑफ कॉपर, इन केस ऑफ कॉपर, इन केस ऑफ कॉपर, हमें क्या लिखना है कि डिफिकल्टी के साथ लूज ना कि इजीली लूज? डिफिकल्टी के साथ लूज। तो डिफिकल्टी के साथ लूज मतलब लूज नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। तो क्या बोलोगे? इन केस ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज लेस देन अमाउंट ऑफ इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जीज रिक्वायर्ड। ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी, ये रिक्वायर्ड एनर्जी थी, ठीक। मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अब देखो तुम्हें इतना खाली लिखना होता है बोर्ड में, तुम बोर्ड में लैंग्वेज के फॉर्म में इतना लिख दोगे। आप ये लिखोगे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है वो हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एनर्जी से क्या है? कम है। कम है का मतलब वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो वो लूज नहीं कर पाएगा इजीली। जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब इसीलिए ई नॉट M2+2 की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो पूरा जोड़ जाड़ करके वहां पर जाना है तुम्हें। मेरी चीज समझ पा रहे हो? लिखा तुम्हारे एग्जाम खाली इतना होता है बोर्ड में, फिर तुम उसको रिलेट नहीं कर पाते हो कि यार वो नॉट से मतलब रिडक्शन पोटेंशियल से कैसे रिलेट हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल से इस तरीके से रिलेट हुआ। ये बात क्लियर हुई मेरा पैर? अच्छा ठीक। तो अगर हमको एक बात बताओ, कहीं एक आंसर ऐसे लिखा हो, जरा ये अभी मैं इसका आंसर नहीं, मुझे ऐसे नॉर्मली बताओ। एक ऐसे लिखा है, एक एलिमेंट लिखा है E0 A2+2A, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये नहीं कि कुछ भी लिख के चले आओ, ये निगेटिव है। आप पॉसिबल रीजन बताइए वाई, क्यों इसकी वैल्यू निगेटिव है? तो आंसर क्या है? आप चाहे रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, तो इसका उल्टा हो जाएगा सर। उसकी वैल्यू जो है वो निगेटिव है, क्यों? क्योंकि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज हो रहा था दैट इज ग्रेटर देन amount of enthalpy of atomization and ionization energy required. That's why the hydration energy will compensate the value of required energy, so electron will easily release. If the electron will easily release, so the value will be negative. इसलिए वो निगेटिव होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इजीली वो निकाल पाएगा तो खुद इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा, और जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है उसी की ई नॉट वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। अब आपको वो नहीं लिखाना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस ही नहीं, खाली तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करना होगा। तो आपकी बुकों में रेफरेंस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और हाइड्रेशन के रिस्पेक्ट में इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ पाओगे। जब ना समझना तो इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट में चले जाना। देखिए ये है चीज जरूरी, इसमें कंफ्यूजन रहता है, चाहे तो आप रट लो, चाहे तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए सीधे आप, क्योंकि ये तो समझाया हो ना, तो बाद में फिर तुम घंटा पर कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे लिख लो कि अगर तुम्हें ई नॉट M2+2M इसकी वैल्यू को क्या दिखाना है? पॉजिटिव। अगर कोई क्वेश्चन आया कि ये पॉजिटिव क्यों है, तो इसका आंसर क्या निकल के आया? इसका आंसर ये निकल के आया कि जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन एनर्जी जो क्या थी, रिलीज वाली एनर्जी, जो रिलीज वाली एनर्जी वो ज्यादा होगी कम होगी? वो कम होती थी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से प्लस आयनाइजेशन एनर्जीज से। ये रिक्वायर्ड वाले से ज्यादा थी, कम थी, रिक्वायर्ड वाले से कम थी। जब रिक्वायर्ड वाले से कम है रिलीज वाली, तो ऑब्वियस ही चीज है इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी के साथ है, मतलब वो गेन करना पसंद करेगा, गेन करना पसंद करेगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखेगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर रखेगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू। तुम्हें वो पूरा नहीं लिखना है, तुम्हें इसी को लैंग्वेज की फॉर्म में बना देना है। इतना लिख के मत चले आना प्लीज, ये मैंने रटने के लिए लिखवाया है खाली। आपको पूरा लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि द ई नॉट ऑफ M2+2M इज पॉजिटिव बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज लेस देन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज पॉजिटिव। बस इतना, इतने से काम चल जाएगा, पूरा नहीं, पूरा पीछे हिस्ट्री पे नहीं जाना है। ज्यादा मन करे तो ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भले एक्सप्लेन करो। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल के आया, अगर माना एक क्वेश्चन ऐसे आया ई नॉट ऑफ M2+2M, ये वैल्यू जो है ये क्या है, निगेटिव है, तो आपका इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। तो उस प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही थी,
जो हाइड्रेशन एनर्जी मेरा प्यारा बच्चा क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, रिक्वायर्ड वाले से ज़्यादा है, और जिससे वो आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। मतलब रिक्वायर्ड जितनी एनर्जी है, रिक्वायर्ड दो चीज़ों की होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की और आयनेशन एनर्जी की, उन दोनों को कंपनसेट कर देगा कौन, हाइड्रेशन एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, इसका मतलब वो दूसरों को रिड्यूसिंग नेचर रखता है, मतलब वो दूसरों को इजीली रिड्यूस कर पाएगा। क्लियर है? तो इन शब्दों को दिमाग में बैठा के रखो, तब आप चीज़ों को अच्छे से समझा पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप मैनेज कर ले जाओगे। क्लियर है? तो जरा हमें बताओ उस क्वेश्चन में था क्या, उस क्वेश्चन पे जरा हम आते हैं एक बार, तब नोट डाउन करो। उस क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें वैल्यू क्या दिखानी थी, पॉजिटिव ना। वैल्यू पॉजिटिव कब होती थी, वैल्यू पॉजिटिव तब होती थी, यहाँ क्या लिखा है कि जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। तो इसमें देखो यही लिखा है, लो हाइड्रेशन एनर्जी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जो हिंट दिया था। अब हिंट जस्टिफाई हो रहा है कि क्यों दिया गया होगा। आप उन्होंने तो आयनेशन एनर्जी का शब्द नहीं यूज किया, आप चाहो तो वो शब्द भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं तीसरा एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। तीसरा एक्सप्लेनेशन जब कभी थोड़े कम्पिटिटिव अप्रोच में जाते हो तो वो लोग इस तीसरे एक्सप्लेनेशन का यूज करते हैं। मैं तीसरा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए तीसरे एक्सप्लेनेशन में जो पूरी प्रोसेस के दौरान जो चेंज है वो अगर पॉजिटिव है, सीधी सी बात, तो ई नॉट ऑफ m2 + 2m ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है? और डेल्टा एच, इफ डेल्टा एच जो है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब ई नॉट ऑफ m2 + 2m जो है वो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों निकल के आ रही, जो चेंज इंथैल्पी निकालो। चेंज इंथैल्पी कैसे निकालते हैं, चेंज इंथैल्पी का मतलब रिक्वायर्ड है उनमें से क्या घटाओगे, जो अमाउंट अवेलेबल है, रिलीज या अवेलेबल, जो अवेलेबल है। रिक्वायर्ड कौन कौन है, रिक्वायर्ड है आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? और जो रिलीज वैल्यू है वो कौन है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू तुमने रखा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना है 339, फिर तुमने इसकी वैल्यू रखा 745, फिर उसकी वैल्यू रखा 1960, ये सारी रिक्वायर्ड है। उसमें से घटाया कौन सी वैल्यू, घटाया तुमने ये 2121, ये वैल्यू जो रिलीज हो रही थी, उसको जब घटाया तो एंथैल्पी क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव। एंथैल्पी पॉजिटिव निकल के आ रही है, इसीलिए ई नॉट रेड की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर प्रोसेस के दौरान चेंज एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है तो उसकी ई नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अब तुम देखो कौन सी किताब, कौन सी रेफरेंस, कौन सी बुक जो भी तुम्हें फॉलो करनी हो, उनमें से मैक्सिमम जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन होंगे इस क्वेश्चन के वो 3 होंगे। या तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही एक्सप्लेन करेंगे, या तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो कि बोर्ड में ये यूज किया जाता है, दिस इज यूज इन द बोर्ड एग्जाम में इस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, या फिर इस तरीके का एक्सप्लेनेशन होगा। तो तीनों में से जो एक्सप्लेनेशन हो इस क्वेश्चन का वो आप अपने अकॉर्डिंग डील करिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको दिमाग में थोड़ी बहुत आई होगी। कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन कोई भी। अब थोड़ा सा बचा है एक ब्लॉक एलिमेंट, तुरंत पढ़ा देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। जो नोट डाउन करना है जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लिए, मिटा देने जा रहा हूँ, हटाने जा रहा हूँ उसको, मतलब इसको यहाँ से हटा दूंगा। देख लेता हूँ कोई टॉपिक तो छूटा नहीं जो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत है। मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था, अरे मैग्नेटिक मूवमेंट उसमें बताया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो फिर दोबारा क्यों बताऊंगा मैग्नेटिक मूवमेंट यार। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या बताया नहीं था, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए यूज होता था। मैग्नेटिक मूवमेंट जो था वो हमने आपको बताया था, वो क्या होता था, वो म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, वैल्यू उसकी होती थी √(n(n+2), और यहाँ क्या होता था, बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती थी। n जो होते थे वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ये क्या होता था मैग्नेटिक मूवमेंट। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर ये बताने की जरूरत थोड़ी है कि अगर मान के चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है तो मेरा प्यारा बच्चा वो किस नेचर का था, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड,
अगर सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हैं तो वो क्या होता था, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते थे, रिपल करते थे, डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये सब बातें तो पढ़ते हुए आए हो, कोई नहीं पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। इन सब के अलावा मुझे नहीं लगता है अब कोई खास चीज़ रह गई है। एक चीज़ मैं ज़रा और बता देना चाहता हूँ, जैसे एक ये चीज़ लिखा है MnO, जैसे मैंगनीज के अलग अलग ऑक्साइड हैं, जैसे लिखा है Mn2O3, जैसे यहाँ पर लिखा है ये आपका Mn3O4, यहाँ पर लिखा है MnO2, और यहाँ पर आपके सामने लिखा है Mn2O7। अगर आपके सामने कोई भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड आ जाए, एक नंबर का ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, वो पूछते हैं एसिडिक नेचर। तुम देखोगे कि ये जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। MnO जो होता है वो ज़्यादातर तुम देखोगे बेसिक नेचर का होता है। ये सब जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। आपको मालूम है एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड बेसिक दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस होता है। आप सीधे सीधे याद रखो कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जो होता है वो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड के, वो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड के, जो एसिडिक करेक्टर होता है ऑक्साइड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा एसिडिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। आप उसको ऐसे समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। आप निकाल के देख लो यहाँ पर कितना निकलेगा, ये निकलेगा लगभग ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7 ना, यहाँ +7 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे तो 8/3 आ जाएगा, यहाँ निकालोगे तो प्लस का 8/3, यहाँ निकालोगे तो प्लस का 3 आएगा, यहाँ निकालोगे तो प्लस का 2 आएगा। देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एसिडिक करेक्टर जो होता है वो भी बढ़ता है। तो अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्साइड आ जाएं और तुम्हें अरेंज करना हो कि अरेंज देम इन अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ना, ये पढ़ा होगा तुमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। क्लियर है? ये भी एक छोटी सी बात है, मैं सारे उन पॉइंट को कवर कर ले रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कहीं छूट ना गए हूँ, फिर उसके बाद कुछ बचा नहीं। मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, अगले टॉपिक पे। मेरे सामने नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, इसको हटा देता हूँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट 5 मिनट पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जल्दी से डेफिनेशन लिखे सभी लोग, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मालूम है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द एफ सबसेल। वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ सबसेल में जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं किस नाम से, एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते थे, ठीक है। बस वेट 1 मिनट के लिए बेटा, 1 मिनट वेट कर लीजिए। आ जाओ। देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट मेरा प्यारा बच्चा वो एलिमेंट होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सबसेल में जाता है, उन्हें हम जनरली क्या बोलते थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से। आप लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट में से देखा होगा, ये 2 सीरीज निकली थी, ये कहाँ से निकली थी मेरा प्यारा बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिए। स्कैंडियम, यटरबियम, लैंथानियम, एक्टीनियम। तो यहीं से 3D में एक लैंथोनाइड सीरीज आई थी और एक को हम क्या बोलते हैं, एक्टोनाइड सीरीज। एक जो सीरीज आती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैंथोनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं, और एक सीरीज होती है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, एक्टोनाइड सीरीज के नाम से जानते थे। मतलब तुम जब ग्रुप देखोगे ना, ग्रुप जैसा थर्ड ग्रुप आया तो थर्ड ग्रुप में वो प्लेन से बाहर निकली हुई है 3D में, ये पीरियोडिक टेबल में बताया गया था। तो अगर कोई पूछे इनका सबका कौन सा ग्रुप नंबर है, तो इनका सबका ग्रुप नंबर 3 होता है। जितने भी एलिमेंट है, 14 एलिमेंट यहाँ पर, 14 एलिमेंट यहाँ पे, सबका ग्रुप नंबर कितना होता है, 3 होता है। पीरियड नंबर इनका, इस वाले का जो पीरियड नंबर होता है, इस वाले का पीरियड नंबर कितना होता है, 6, और इस वाले का जो पीरियड नंबर होता है वो कितना होता है, 7। ग्रुप नंबर सबका उतना ही होता है, क्योंकि अगर तुम देखो तो इधर ये क्या आता था, 6 पीरियड, और इधर क्या आता था, 7 पीरियड, और ये ग्रुप कौन सा होता था, थर्ड। तो इन सारे एलिमेंट का, क्योंकि वहीं से 3D में निकले हैं, सारे एलिमेंट का जो ग्रुप होता था वो 3, और बाकी पीरियड नंबर इस वाले का 6, इस वाले का 7। इसमें जब इलेक्ट्रॉन तुम भरोगे तो तुम देखोगे कॉन्फ़िगरेशन में 4f सीरीज में भरोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 5f सीरीज में भरोगे। ये एक छोटी सी चीज है। अब आपको एक चीज लिखना है, आप एक तरफ लिखेंगे लैंथोनाइड सीरीज और एक तरफ लिखेंगे एक्टोनाइड सीरीज। मैं ये डिफरेंस लिखाऊंगा, डिफरेंस से ही इसकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, और उसी से ही मेरा प्यारा बच्चा आपका चैप्टर भी एंडिंग में चला जाएगा। लैंथोनाइड सीरीज और एक्टोनाइड सीरीज,
याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद करोगे तो पहले में तुम देखोगे सीरियम से स्टार्टिंग होती है 58 से, सीरियम, प्लैटिडियम, न्यूडियम, प्रोमेथियम, समरियम, यूरोपियम, गैल्डोनियम ऐसे करके, लेकिन याद करने की कोई खास जरूरत तुम्हें है नहीं। एक तरफ लैंथोनाइट सीरीज लिखो, एक तरफ एक्टिनोइड सीरीज लिखिए, ठीक। मैं डिफरेंस लिखा देता हूँ, उसी से आपका पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। थोड़ा बचा है बस, वही तुरंत कंप्लीट कर दे रहा हूँ बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो जाए तो बता दीजिएगा। बहुत सही बेटा, बहुत टैलेंटेड हो। लिखिए लैंथोनाइट सीरीज में लिखिए, लैंथोनाइट सीरीज में लिखिए प्यारा बेटा, इन द लैंथोनाइट सीरीज सीरियम टू ल्यूटीनियम, सीरियम टू ल्यूटीनियम, सीरियम जो होता है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ल्यूटीनियम तक। देखिए ये चीज़ जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तब भी मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अगर लिखा रहेगा तो कम से कम भूलोगे नहीं। यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है मेरा अच्छा 71। एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं वो केवल लिखवा दे रहा हूँ, बस याद रखिए ये एक्टिनियम टू लॉरेंसियम तक आते हैं। इसमें आता है एक्टिनियम से लेके, एक्टिनियम सीरीज से लॉरेंसियम। एक्टिनियम एटॉमिक नंबर जो होता है वो 89 से कहाँ तक आता है लॉरेंसियम तक, उसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 103। बस पहले वाले पॉइंट की उतनी कोई खास जरूरत नहीं, अब सेकंड पॉइंट से लिखना स्टार्ट करिए। पहला लैंथोनाइट सीरीज में लिखिए इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड, लैंथोनाइट वाले में लिखिए इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 5f सबसेल। लैंथोनाइड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर प्रोग्रेसिवली फील्ड इन 4f सबसेल, लैंथोनाइड में क्या होते हैं वो 4f सबसेल में फिल किए जाते हैं, और एक्टोनाइड सीरीज में वो किस में फिल किए जाते हैं 5f सबसेल में फिल किए जाते हैं, ठीक है। हो गया है। दूसरा डिफरेंस इसमें लिखिए, दूसरा डिफरेंस लिखिए बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 तो इनका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे ऑल्सो शो, बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे ऑल्सो शो, बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे ऑल्सो शो +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे ऑल्सो शो +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के साथ साथ +3 तो उनका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन उसके साथ वो +2 और +4 भी शो करते हैं। उनमें वही चीज लिख लीजिए बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो, एक्टोनाइड में बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +4 +5 +6, +4 +5 +6 +7, बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब एक सिंगल सा क्वेश्चन आ जाए कि लैंथोनाइट सीरीज और एक्टोनाइट सीरीज में कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो एक्टोनाइट सीरीज। मतलब डिफरेंस में एक एक नंबर के क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है मेरा अच्छा। तो इसीलिए मैं डिफरेंस लिखाना पसंद किया हूं, क्योंकि 2 नंबर बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे ऑल्सो शो +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट डिफरेंस लिखिए मेरा प्यारा अच्छा। अच्छा एक चीज और समझो, हम लोग इनको क्या बोलते थे, हम लोग इन्हें बोलते थे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये निकले ही है वहां से, बड़ा बात ना करो। इन्हें हम बोलते थे किस नाम से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। क्यों? क्योंकि ये जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से बाहर निकले हुए थे, जो मैं अभी बता रहा था। ये भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट थे डी ब्लॉक, और उसी में वो 3D में ऐसे 2 सीरीज बाहर निकली हैं, तो इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते थे। इसमें पहले लगता था कि नहीं यार सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन बड़ा सरप्राइज है कि जो लैंथोनाइड सीरीज है उसमें एकलौता केवल प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, और उसमें सारे। तो अगला डिफरेंस लिखिए, अगला लिखिए लैंथोनाइड में ओनली प्रोमीथियम, सिंबल है PM, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव नेचर, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव नेचर, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव नेचर। और एक्टोनाइड में लिखिए ऑल आर रेडियो एक्टिव नेचर, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव नेचर, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव नेचर, और उसमें लिखिए ऑल आर रेडियो एक्टिव नेचर। इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, क्लियर है। अगला लिखिए लैंथोनाइड में लिखिए दे आर लेस रिएक्टिव, they are less reactive, they are less reactive, they are less reactive, they are less reactive than actinide elements, they are less reactive than actinide element, they are less reactive than actinide elements, they are less reactive than actinide elements। बस 2 मिनट और बेटा फ्री कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़े ये कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। 5F जो है वो और बड़ी सेल है तो उनके इलेक्ट्रॉन और इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। मेटल्स हैं तो इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी प्रॉपर्टी वही है, मेटल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अच्छा एक बात आप छोटी छोटी कुछ 2-3 बातें कवर करिए कि अगर F ब्लॉक में कभी भी, F ब्लॉक के अंदर कभी भी कलर की बात किया जाएगा कि F ब्लॉक के एलिमेंट कलर कंपाउंड शो करते हैं या कलर उनमें प्रोड्यूस होता है, तो वर्ड हम क्या यूज करेंगे, FF ट्रांजिशन, ठीक है। डी ब्लॉक में हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, DD ट्रांजिशन, इसमें हम क्या यूज करेंगे, FF ट्रांजिशन, बात खत्म। मतलब एक F सबसेल दूसरे F सबसेल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है उसके कारण ही कलर होता है। तो कभी भी कलर से रिलेटेड F ब्लॉक में कोई भी कहानी या कुछ भी क्वेश्चन बना तो उसमें हम क्या लिखेंगे, FF ट्रांजिशन लिखेंगे, ये बात अपने दिमाग में रखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, वाई, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन और आता है, वाई एक्टोनाइड सीरीज, वाई सॉरी एक्टोनाइड कंट्रैक्शन, वाई एक्टोनाइड कंट्रैक्शन, वाई एक्टोनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथोनाइड कंट्रैक्शन। किसी को पता लैंथोनाइड कंट्रैक्शन क्या होता था, पढ़ाया हूं मैं ये, क्या होता था लैंथोनाइड कंट्रैक्शन, क्या होता था लैंथोनाइड कंट्रैक्शन, F सबसेल की पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण अचानक साइज में जो कमी आ जाती थी। तो यहां पर भी है, और लैंथोनाइड में है 4F और एक्टोनाइड में क्या है 5F, और 5F की शिल्डिंग और पुअर है, 4F से भी पुअर है, इसलिए कंट्रैक्शन उसमें और ज्यादा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज इन एक्टोनाइड सीरीज 5F subcell are involved, because in actinide series 5F subcell are involved, 5F subcell are involved, which shows more pore shielding than 4F, 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 more pore shielding than 4F, that's why। ठीक है, आंसर क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब एक हेडिंग डालिए यूजेज, अब एक हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। बेटा नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए यूजेज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। यूजेज आप अपने आप लिखोगे, बस मैं एक यूजेज लिखा दे रहा हूं, 1 मार्क का सिंगल क्वेश्चन अलग से आता है, इसलिए ये है MISCH, मिस मेटल, इसको लिखे मिस मेटल, हेडिंग लिखे मिस मेटल, राइट अंदर हेडिंग ऑफ मिस मेटल। इसमें लिखे दिस इज an alloy of lanthanide metals, this is an alloy of lanthanide metals, ब्रैकेट में लिखिए 95% and 5% iron and 5% iron, also some traces of carbon, sulfur and aluminum are present, and also some traces of कार्बन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट। मेनली वही 95% और 5% नहीं होता, बीच बीच में कहीं ये सब पड़े होंगे। कार्बन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट, ऑल्सो सम ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सल्फर एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट। ठीक है, इसी में लिख लो, चाहे ब्रैकेट के बाद जहां पर मिस मेटल लिखे थे उसी के आगे ब्रैकेट में लिख लो, यूज इन जेट इंजन पार्ट, यूज इन जेट इंजन पार्ट। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जेट इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वहां पर यूज करते हैं। इस अलॉय का हम जेट इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वहां पर यूज करते हैं। बाकी के यूजेस तुम खुद ही बनाओगे, ठीक है, वो हम नहीं बताने जा रहे हैं, वो तुम पढ़ लोगे, क्योंकि ये रिपीटेड बोर्ड में एग्जाम में आता है और थोड़ा अलग भी है, इसलिए हमने इस यूज का आपको बताया। बाकी आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है इसी के साथ। चैप्टर के एंडिंग के साथ ही साथ में बस अब आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है।